नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सक्षम अकादमी में। आज से एक छोटी सी कोशिश रहेगी कि हर रविवार को, हर संडे को आपको जो है एक टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर मिलेगी, जिसमें 30 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रहेंगे। हर संडे को जो है एक वीडियो यहाँ पर आपको अपलोड मिलेगी। उम्मीद है आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, उनमें जो है ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना मिलती है आपको 2016 में। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे फिल्म नीति। अगर फिल्म नीति की बात करते हैं तो उत्तराखंड स्टेट की जो फिल्म नीति है वो आपका आती है 10 अगस्त 2015। 10 अगस्त 2015 में उत्तराखंड में क्या हुई थी, फिल्म नीति जो है लागू हुई थी। और एक संशोधित फिल्म नीति आती है 2019 में। इसी को संशोधित किया गया था 2019 में। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो फिल्म विकास परिषद जो हमारे पास क्वेश्चन में है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो 16 में तो ये बना था और फरवरी 2018 में इसको जो है समाप्त कर दिया गया था। तो ये इसके बारे में कुछ चीज़ें थी। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, वो मिलता है कि भेड़ पालकों द्वारा नुनाई त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। आपको पता है कि जौनसार क्षेत्र में भेड़ पालकों द्वारा जब बुग्यालों से भेड़ बकरियां जब वापस गांव लेकर आई जाती हैं, ये गांव लाते हैं इनको, तो उसके बाद एक नुनाई त्यौहार मनाया जाता है जिसमें वो जंगल के किसी देवता की पूजा करते हैं। तो ये जो त्यौहार है आपका नुनाई, ये आपने पढ़ा होगा, ये आपका श्रावण माह में जो है मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे श्रावण की, तो श्रावण में जो है हरेला भी मनाया जाता है। हरेला त्यौहार भी आपका कब मनाया जाता है, श्रावण माह में मनाया जाता है। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास भाद्रपद। भाद्रपद महीने में आपने जागड़ा सुना होगा, महासू देवता का एक त्यौहार है जिसमें महासू देवता की डोली को जो है तौंस नदी में स्नान करवाया जाता है। तो जागड़ा भी हो जाएगा आपका कब, भाद्रपद में। आश्विन की बात करेंगे तो आश्विन में जो है आश्विन संक्रांति को, या फिर हम बात करेंगे कि 17 सितंबर को कौन सा उत्सव मनाया जाता है, खतुड़वा त्यौहार जो है यहाँ पर मनाया जाता है। खतुड़वा की अगर शुरुआत मानी जाती है तो आपको पता होगा कि चंद शासक लक्ष्मीचंद ने लगातार यहाँ पर 8 बार आक्रमण किए थे गढ़वाल पर, और 8वें आक्रमण में कुछ स्थानों या कुछ क्षेत्रों को जो है विजित करके उसके बाद कुमाऊं में एक विजय उत्सव के रूप में खतुड़वा को मनाया जाता है। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करेंगे तो इस खतुड़वा को पशुओं को बीमारी से रक्षा के लिए जो है यहाँ पर मनाया जाता है। एक पुतला टाइप का बनाया जाता है घास फूस का, और उसको जलाया जाता है चौराहे पर, और इस प्रकार से जो है इसको मनाया जाता है। बात अगर हम माघ की करेंगे तो माघ महीने में आपको पता है बहुत सारे त्यौहार आते हैं। माघ की जो है माघ की मकरैणी आपने सुना होगा, है ना। तो माघ की मकरैणी हो जाएगी, ठीक है। एक पंचमी आती है, माघ में पंचमी वगैरह मनाई जाती है। मकरैणी की अगर हम बात करेंगे, ये मकरैणी होगा। मकरैणी की अगर हम बात करेंगे तो मकरैणी त्यौहार मकर संक्रांति को मनाया जाता है। कुमाऊं में इसको विभिन्न नामों से, अन्य नामों से भी, जैसे आपने देखा होगा काले कौवा त्यौहार, क्योंकि काले कौवों को जो है घुघुतिया खिलाए जाते हैं, इसीलिए इसको घुघुतिया भी बोला जाता है। घुघुतिया त्यौहार या घुघुतिया त्यौहार पौष माह के अंत में मनाया जाता है, इसलिए इसको पुसुड़िया भी कहा जाता है। आपको पता है ना, पौष माह खत्म होता है, माघ महीना जो है शुरू होता है, तो पौष के अंत में मनाए जाने के कारण इसको पुसुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सुमेलित नहीं है। इसमें आपको वो ढूंढना है जो सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आपका स्वशक्ति योजना। जो स्वशक्ति योजना है वो 2004 में नहीं बल्कि आपको मिलती है जनवरी 2002 में। नवीनीकरण ऊर्जा नीति हो गई 2008। डोली सेवा की अगर हम बात करेंगे तो इसको मिलता है 17 अप्रैल 2012 में। ये इसलिए था कि जिन गाँवों में सड़क सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन गाँवों में जो मरीज लोग हैं उनको जो है एक डोली की सहायता से मुख्य सड़क तक यानी एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए इस डोली सेवा को प्रारंभ किया गया था। गांव के कुछ चुनिंदा लोगों को उसमें जो है शामिल किया जाता था, या जो है उनमें सेलेक्ट किया जाता था। फिर उनको सरकार के द्वारा कुछ यहाँ पर सहायता राशि उन व्यक्तियों को भी दिए जाने का जो है यहाँ पर प्रावधान मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। एक सीएम हुनर योजना आती है 2015 में, सीएम यानी मुख्यमंत्री हुनर योजना।
पालना योजना है, 2 अक्टूबर 2015 की पालना योजना आती है। आपने मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ सुना होगा। 25 सितंबर 2014 में जो है इस योजना को शुरू किया जाता है, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ। और इसी परियोजना का नाम, इसी योजना का नाम 2017 में जो है दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थ योजना के रूप में इसका नाम जो है चेंज किया जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक तिलु नौतेली पेंशन योजना आती है, 2014 की मिलती है आपको। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई है। इनमें से जो रस्किन बॉन्ड द्वारा जो नहीं लिखी गई है वो आपके पास कौन सी, जंगल लोर। पहले बात करेंगे रस्किन बॉन्ड की, तो रस्किन बॉन्ड को ऑप्शन सी जो आप देख रहे हैं, लॉन फॉक्स डांसिंग, ये इनकी आत्मकथा है, आत्मकथा। इसके बाद एक पुस्तक थी, अवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, अवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा। इस रचना के लिए 1992 में इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। परीक्षावाणी में आप पढ़ोगे कि उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे जिनको साहित्य अकादमी मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1960 में जो है सुमित्रा नंदन पंत को मिल चुका था कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए। हाँ, ये कह सकते हो कि उत्तराखंड में जो है अंग्रेजी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पहली बार किसको मिला है, तो वो मिला है रस्किन बॉन्ड को। इसके अलावा हम बात करेंगे जंगल लोर, हमने देखी ऑप्शन सेकंड। जंगल लोर की अगर हम बात करेंगे तो ये रस्किन बॉन्ड की नहीं बल्कि किसकी मिलती है, ये मिलती है जिम कार्बेट की। जिम कार्बेट, जिम कार्बेट एक पर्यावरण प्रेमी थे और बहुत सारे नरभक्षी बाघों को भी इन्होंने जो है मारा था, जिसमें आपने हर जगह देखा होगा कि जहाँ पर इन्होंने बाघों को मारा था, नरभक्षी को, वहाँ पर इन्होंने एक रचना भी लिखी है। तो आपको पता होगा कि मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, मैन ईटर्स ऑफ रुद्रप्रयाग, मैन ईटर्स ऑफ इंडिया करके भी इनकी एक रचना मिलती है और एक माई इंडिया करके भी है। एक रचना आपने इनकी पढ़ी होगी, टेम्पल टाइगर, टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं करके एक रचना मिलती है। और कभी अगर आएगा कि इस रचना में किस टेम्पल का या किस मंदिर का जिक्र किया गया है, तो इस मंदिर में जिक्र किया गया किसका, जो बाराही देवी है, बाराही देवी मंदिर। और आपको पता है बाराही देवी आपका कहाँ पर है, चंपावत में हो जाएगा, जहाँ पर कौन सा मेला लगता है, आपको भगवाल मेला यहाँ पर मिलता है। तो इस प्रकार से इनकी कुछ रचना है। एक ट्री टॉप्स करके आती है किसकी, जिम कॉर्बेट की। अगला हमारे पास है 5th वाला, इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी जो इंटरप्रिटेशन सेंटर आपका है, इनमें से ऑप्शन आपके पास नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये जो सेंटर है ये आपका कहाँ पर, रामनगर में, रामनगर में स्थित है। निगलाट की बात करेंगे तो निगलाट में देखो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, राष्ट्रीय जैविकी एवं अनुसंधान ब्यूरो, राष्ट्रीय जैविकी एवं अनुसंधान ब्यूरो, अनुसंधान ब्यूरो करके एक यहाँ पर आता है। तो यह आपका निगलाट में। बात करेंगे निगलाट की तो कंफ्यूज नहीं होना, निगलाट आपका सीधे सीधे कहाँ पर हो जाएगा, नैनीताल में निगलाट एक जगह है। हल्द्वानी की बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी हल्द्वानी में। जैसे आपने सबसे जो प्राचीन, जैसे सबसे प्रथम जो डेयरी संघ था, है ना, पहला डेयरी विकास संघ आपका हल्द्वानी में मिलता है 1949 का, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6th वाला, किस पत्रिका का प्रकाशन देहरादून से नहीं होता था। तो ये आपके पास जो पत्रिका है वो है आपके पास कौन सी, मध्य हिमालय। जो मध्य हिमालय पत्रिका है वो आपका कहाँ से, पिथौरागढ़ से प्रकाशित होती है। अगर इनकी बात करेंगे जो आपके पास ऑप्शन में है, तो ये सभी आपके कहाँ से हैं, देहरादून से। इसके अलावा भी देहरादून से अगर बात करेंगे तो एक धाद पत्रिका मिलती है, धाद पत्रिका, है ना। चलो इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं अभी युगवाणी की, क्योंकि युगवाणी में थोड़ा कंफ्यूज आप लोग हो सकते हो, जो नए लोग जिन्होंने परीक्षावाणी खरीदी है अभी हाल ही में, या फिर जो कंफ्यूज हैं, क्योंकि परीक्षावाणी में 1941 इसकी डेट मिलती है। तो ध्यान रखना इसकी 1941 नहीं है, बल्कि 15 अगस्त 1947 में इस पत्रिका को जो है शुरू किया गया था, युगवाणी को। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिथौरागढ़ की बात करेंगे तो पिथौरागढ़ से जो पत्रिकाएं हैं, एक तो है आपका कौन सा, आज का पहाड़, आज का पहाड़। आज के पहाड़ पत्रिका की बात करेंगे तो इसका प्रकाशन 1984 में हुआ और किसके द्वारा किया गया, बद्रीदत्त कसनियाल,
बद्रीदत्त कसनियाल करके मिलता है एक नाम, उनके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। कहाँ से? पिथौरागढ़ से। अगर कुछ जो चीज़ें नहीं मिलती हैं आप लोगों को तो प्लीज़ इस चीज़ को जो है अब इनको जो है नोट करके चलिए, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर उम्मीद है होने वाली हैं। उसके बाद अगर एक पत्रिका देखो, आज का पहाड़, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि केवल अगर पहाड़ पत्रिका आती है तो जो पहाड़ पत्रिका है वो 1 साल पहले की है, 1983 में है। और ये किसके द्वारा है? ये आपका शेखर पाठक के द्वारा। शेखर पाठक ने 1983 में इस पत्रिका का प्रकाशन किया था, और इस पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने कहाँ से किया है? नैनीताल में। पहाड़ देखो, पहाड़ पत्रिका, फिर से यहाँ पर अब कंफ्यूज नहीं होना, पहाड़ पत्रिका और पहाड़ संस्था दोनों क्या है? शेखर पाठक के द्वारा ही नैनीताल में। अब याद कैसे रखना है? पहाड़ पत्रिका 1983 है, पहाड़ संस्था आपका आ जाएगा 10 साल पहले 1973 में। और 1973 में अब इसकी स्थापना हुई, और 74 से आपको पता है अस्कोट आराकोट, अस्कोट जो कि आपका पिथौरागढ़ में है और आराकोट है आपका उत्तरकाशी में, तो इन दोनों को जोड़ने वाली एक अस्कोट आराकोट यात्रा का यहाँ से शुभारंभ हुआ था 74 से, जो कि प्रत्येक 10 साल में इसका आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, सुमेलित नहीं है। इसमें भी आपको वो ढूंढना था जो सुमेलित नहीं है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर इसलिए हैं पेपरों में, क्योंकि सबसे पहले तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें आपकी यहाँ पर रिवीजन हो जाती हैं। क्वेश्चन पेपर का मतलब केवल ये नहीं है कि इस क्वेश्चन पेपर में आए जो क्वेश्चन है वो आपके काम आए या वो पेपर में आए, लेकिन इन चीज़ों से जुड़ी चीज़ें, जो डिस्कस चीज़ें जो होती हैं वो आपके पेपर में आती हैं और वही आपको हेल्पफुल होती हैं। कुछ क्वेश्चन अगर सेम टू सेम आ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो 7th का जो हमारे पास जो आंसर है वो हो जाएगा रोनाल्ड रॉस वाला, कि रोनाल्ड रॉस को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1901 नहीं बल्कि 1902 में मिला था। ऑप्शन फर्स्ट की बात करेंगे कि इंडियन म्यूजिक रचना, ये स्वामी राम ट्रस्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे कि 1989 में स्वामी राम ट्रस्ट की जो है स्थापना हुई थी, जिसको जॉली ग्रांट के नाम से भी जानते हैं। और स्वामी राम पुरस्कार की बात आएगी तो समाज सेवा के क्षेत्र में 2006 से ये दिए जाते हैं। इसके बाद हिमाचल पत्रिका की हम बात करेंगे तो ये सत्यप्रसाद रतूड़ी के द्वारा थी, और ये मसूरी से प्रकाशित होती थी, मसूरी से होती थी, और 1948 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। हिमालय वन्यजीव संस्थान की बात करेंगे 74 में, तो ये आपको पता है कल्याण सिंह रावत मैती के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। मैती आंदोलन भी इनके द्वारा चलाया गया था। नंदा देवी स्मृति वन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। अगला हमारे पास 8th क्वेश्चन है, क्रीमी रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार पाया जाता है। ये पाया जाता है आपका कहाँ पर? मसूरी क्षेत्र में। यहाँ पर देखो जो मंदराम और जो बाराकोट क्षेत्र है, बाराकोट या मंदराम या फिर ये कालसी के आसपास ये क्षेत्र है, ये आपका किसके लिए मिलता है? ये मिलता है आपका चूना पत्थर के लिए, चूना पत्थर के लिए। देखो खनिजों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उत्तराखंड में बहुत सारे खनिज ऐसे हैं जो किसी एक जनपद में नहीं बल्कि लगभग हर जनपद में या फिर एक या एक से अधिक जनपद में पाए जाते हैं। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन में बहुत कम देखने को मिलते हैं, या कभी आए तो फिर इसका आंसर ज़्यादातर सभी जनपद हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है एक गंधक के बारे में आता है 1957 में, जो रूपगंगा घाटी है उसके सुदोला गाँव में, रूपगंगा घाटी चमोली के सुदोला गांव में इसकी खोज की गई थी, गंधक की खोज। और गंधक इसके अलावा अगर हम बात करें सहस्त्रधारा में, तो सहस्त्रधारा के जल में, देखो सहस्त्रधारा नहीं होता है, हाँ साथ साथ में वर्तनियों का भी ध्यान रखिए, हिंदी में इसका काफ़ी महत्ता रहती है। देखो सहस्त्र होता है ना कि सहस्त्र, हम तड़ा कर देते हैं वो वर्तनी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो सहस्त्रधारा के जल में मिलता है। और दूसरा गंगानी आपका जो कुंड है उत्तरकाशी में, वहाँ पर भी गंधक की कुछ मात्रा मिलती है। इसके बाद कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो आपका देखने को मिलती हैं राज्य में। यूरेनियम के साक्ष्य मिलते हैं। यूरेनियम के साक्ष्य अगर आता है तो आपका हो जाएगा टिहरी जनपद। टिन की बात करेंगे तो टिन मिलता है आपका कहाँ पर? चमोली में। और कुछ चांदी के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ पर? चांदी के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले आपके कहाँ पर? अल्मोड़ा में, है ना। तो ये चीज़ें भी आपको जो है ध्यान रखनी है, बेसिक चीज़ें हैं जो आती हैं। इसके अलावा खनिजों की अगर बात करें तो चंडाक और झिरोली की बात करते हैं। यहाँ पर मैग्नेसाइट कारखाना मिलता है, चंडाक और झिरोली। जो चंडाक है वो आपका कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में मिलता है। और जो झिरोली है वो आपका अल्मोड़ा में। इन दोनों जगह से क्या मिलता है? जो क्या बोलते हैं मैग्नेसाइट कारखाना यहाँ से यहाँ पर स्थित है, या मैग्नेसाइट यहाँ से प्राप्त होता है। एक थैली पाटन आता है, बागेश्वर का थैली पाटन। बागेश्वर का जो थैली पाटन है वो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी आ सकती हैं पेपर में वो ये हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि जो चाय विकास बोर्ड है वो 2002 में नहीं है। चाय विकास बोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो इसकी डेट मिलती है 12 फरवरी 2004 को, और अल्मोड़ा में जो क्या हुआ था, अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। क्वार्टजाइट मिट्टी या फिर ज्वालामुखी प्रकार की मिट्टी भीमताल के कुछ क्षेत्र में आपको यहाँ पर मिलती है। राज्य में औसत वर्षा की मात्रा 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक जो वर्षा की बात अगर हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे तो आपका मिलता है कौन सा, बाह्य हिमालय, या फिर बाह्य को ही क्या बोला जाता है, शिवालिक का, शिवालिक। तो शिवालिक या बाह्य हिमालय में सबसे ज़्यादा औसतन वर्षा होती है, और सबसे अधिक सबसे कम की अगर बात करेंगे तो सबसे कम होता है आपका किस में, वृहद हिमालय या महा हिमालय में, क्योंकि यहाँ पर अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी कम होता है तो यहाँ पर सीधे बर्फबारी होती है, और बर्फबारी आपका वर्षा में नहीं गिनी जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य में जोड़ मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है। जोड़ मेले का आयोजन होता है आपका चंपावत में, और चंपावत में आपने जो है रीठा मीठा साहिब का नाम सुना होगा। तो जो रीठा मीठा साहिब जो गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे में मई जून के महीने में जोड़ मेले का आयोजन यहाँ पर होता है। इस गुरुद्वारे की बात करेंगे तो 1960 के आसपास 1960 मिलता है जब इसकी स्थापना हुई है, और दो नदियों का संगम यहाँ पर मिलता है, एक है रतिया या रटिया करके होता है, और दूसरी है लधिया। आगे जो जाती है ये लधिया के ही नाम से जाती है, और आपको पता है कि लधिया और जो लधिया है वो राज्य में काली नदी की अंतिम सहायक नदी के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये तो हो गए इसके बारे में, जोड़ मेले के बारे में। चंपावत के बारे में अगर बात करेंगे तो चंपावत में जो है एक बग्वाल मेला लगता है, जो आपको पता है रक्षाबंधन के दिन लगता है। इसी को जो है बग्वाल को क्या बोला जाता है, देवी धुरा का मेला। जो देवी धुरा का मेला है कभी अगर आता है कि किस मंदिर प्रांगण पे लगता है, तो ये लगता है आपका कहाँ पर, बाराही देवी के मंदिर में, बाराही देवी मंदिर में। बाराही देवी मंदिर का जो प्रांगण है जहाँ पर बग्वाल मेला आयोजित होता है, जहाँ पर पाषाण युद्ध आयोजित होता है, इसका नाम देखो, इसका नाम है खोलीखान दूरवा चोड़। किसका, उस प्रांगण का नाम मिलता है खोलीखान दूरवा चोड़। और ध्यान रखना है ये UKPSC यानी जो उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग है उसके किसी पेपर की मेंस में इसके बारे में लिखने को आया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा चंपावत की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका जो पूर्णागिरि शक्तिपीठ है वहाँ पर नवरात्रि में जो है एक मेला लगता है, और देवी धुरा है, धुरा से ही याद रखना, लड़ी धुरा मेला भी यहाँ पर लगता है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। हाँ, एक झूला मेला भी लगता है। झूला देवी मंदिर अगर आता है तो झूला देवी मंदिर हो जाएगा रामनगर अल्मोड़ा में, और झूला मेला आता है तो आपका कहाँ पर हो जाएगा, चंपावत में। क्वेश्चन नंबर 11 है, द हेराल्ड वीकली नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो जो द हेराल्ड वीकली है ये किया गया किसके द्वारा, बनवारी लाल, और बनवारी लाल के साथ साथ बनवारी लाल बेदम भी इसका नाम मिलता है, बनवारी लाल बेदम। इसके द्वारा इस पत्र का प्रारंभ किया गया था आपका कब, 1924 में। ऑप्शन फर्स्ट कोलमैन, और कोलमैन के साथ एक नाम और मिलता है जॉन नॉर्थन। कोलमैन और जॉन नॉर्थन के द्वारा एक समाचार पत्र मिलता है मसूरी सीजन नामक समाचार पत्र मिलता है, और इसका प्रकाशन हुआ था 1872 में। इस प्रकार से याद रख सकते हो अल्मोड़ा अखबार के जस्ट तुरंत बाद। बॉडी कार्ड की बात करेंगे तो बॉडी कार्ड के द्वारा 1900 में एक समाचार पत्र जो है प्रकाशित हुआ, और इसका नाम था द मसूरी टाइम्स। और जो ज़्यादातर जो समाचार पत्र थे ये आपका मसूरी सीजन, मसूरी टाइम्स, ये सब मसूरी से ही प्रकाशित होते थे। जॉन लैंग की बात करेंगे तो 1945-50 में एक समाचार पत्र मिलता, कौन सा, मैप्सी लाइट। आप बोल सकते हो कि राज्य का दूसरा समाचार पत्र था कौन, मैप्सी लाइट। इस मैप्सी लाइट का पुनः प्रकाशन 2003 में या 2002-03 में जो है किसके द्वारा, जयप्रकाश उत्तराखंडी के द्वारा किया गया। जयप्रकाश उत्तराखंडी के द्वारा इसका पुनः प्रकाशन किया गया 2002-03 में। आज भी अगर आप मसूरी कोई लोग जाते हो तो वहाँ पर लाइब्रेरी जो है वहाँ पर भी ये
आपको देखने को मिलेगा। वीकली है, हर हफ्ते जो है इसका प्रकाशन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है सेंट्रल मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इंस्टीट्यूट यानी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो ये जो संस्थान है ये आपका कहाँ पर आए? आपका ऊधम सिंह नगर में। ऊधम सिंह नगर यानी पंतनगर, ठीक है। पंतनगर में एक स्थान है नगला। तो नगला देखो ध्यान रखना इसका, नगला का भी, क्योंकि पंतनगर हर किसी को पता है, आयु का भी नगला इसका आंसर दे देगा, तो इसका भी ध्यान रखना। और नगला में दूसरा ये जो है आपका, ये है आपका कहाँ पर? बैजनाथ में। इसका जो हेड क्वार्टर मिलता है वो मिलता है लखनऊ में। और बहुत सारे लोग अभी समझे नहीं होंगे कि ये है क्या चीज़। अगर मैं इसको बोलूँ कि ये सी मैप है तो इसको आप आसानी से अब समझे आप, है ना, क्योंकि सी मैप आपने बहुत बार पढ़ा है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आयोग ने दिया हुआ है, उसका नाम है सगंध पादप केंद्र। और जो सगंध पादप केंद्र है यानी कैप करके आता है, ये आपका देहरादून के सेलाकुई में स्थित है। और यही क्वेश्चन आयोग ने दिया था, क्योंकि सी मैप तो याद है सबको, लेकिन कैप क्योंकि सगंध पादप के नाम से आएगा तो पंतनगर और बैजनाथ हर किसी को पता होता है। लेकिन अगर केवल कैप है यानी केवल सगंध पादप केंद्र है तो आपका सेलाकुई में स्थित है। 13 है टनकपुर और भाबर क्षेत्र अर्थात तल्ला देश को किस वर्ष नैनीताल में शामिल किया गया? तो इसको जो है नैनीताल में शामिल किया गया 1910 में। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर करके एक डेट मिलती है, 1 अक्टूबर 1910 में इसको शामिल किया गया। किसमें? नैनीताल क्षेत्र में। लेकिन अगर टनकपुर की बात आती है, टनकपुर भाबर को जो है अल्मोड़ा में कब मिलाया गया था? तो इसको अल्मोड़ा में 1896 में। इससे पहले, किससे पहले? नैनीताल में मिलाने से पहले इसको 1896 में अल्मोड़ा में मिलाया गया था। उसके बाद 1910 में इसको नैनीताल में मिलाया गया। तल्ला देश, नॉर्मली तल्ला देश जो है तराई क्षेत्र का नाम आपको मिलता है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं कि जो 1870 में काशीपुर को और 1857 में बाजपुर को, दोनों आपको पता है उधम सिंह नगर में है। तो 1870 में काशीपुर, 1857 में बाजपुर को जो है तराई में शामिल किया गया। ठीक है, तराई जो क्षेत्र है वहाँ पर इसको शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है वर्ष 1923 में कुमाऊं परिषद का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है आपका बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन सेकंड। चलिए बात करते हैं कुमाऊं परिषद की। देखो ध्यान से देखना, कुमाऊं परिषद के अधिवेशन जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है उम्मीद है या कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपको ये चीज़ याद हो जाए। सबसे पहले तो इसकी स्थापना आपको पता है, स्थापना इसकी हुई थी 1916 में हुई थी। उसके बाद 1917 में, 1918, 1919, 1920, 1923 और 1926 में इसके अधिवेशन लगातार होते हैं। और 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हो जाता है। इससे पहले एक चीज़ की और आती है कि किस वर्ष जो कुमाऊं परिषद है उसने जो है कांग्रेस के नियम कानून जो है फॉलो किए थे, तो वो आता है 23 में। मतलब इसके लिए भी कांग्रेस के द्वारा कानून बनाए गए थे। यहाँ पर चलो उसको छोड़ो, फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं 1917 में। पहले जगह की बात करेंगे तो जगह में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, एक शॉर्टकट ट्रिक है, छोटी सी मतलब आपको याद रखनी है। अहा जैसे बोलते हैं ना कोई रिलैक्स करके, अहा। दूसरा याद रखना आपको कोका हो गई, अहा कोका मतलब जैसे आपको कोका कोला ठंडा जो है आपको किसी ने गर्मियों में पीने को दिया तो आपने क्या तसल्ली मिली, आपने कहा अहा कोका टन गन, अहा कोका टन गन। ये आपको ध्यान रखना है, सन पहले ध्यान रखना। दूसरा अहा कोका टनगन, आ से अल्मोड़ा, हा से हल्द्वानी, को से हो जाएगा कोटद्वार, का से काशीपुर, टन से हो जाएगा टनकपुर और गन से है गनिया द्योली। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो गनिया द्योली है वो आपका कहाँ पर है? अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत है। ये तो हो गई स्थान की बात। अब अगर इसके अध्यक्षता की बात हम करेंगे तो वो भी ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? जय तारा बद्री
हर बद्री मुकुंद। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले एक ही बार में याद नहीं होंगी, लेकिन अगर बार बार आप इनको रटते हो तो बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। तो इसका क्या याद रखना, देखो अहा कोका टनगन हो गया, जय तारा बद्री हर बद्री मुकुंद। तो जय से हो गया जयदत्त जोशी, तारा से हो गया तारा दत्त गैरोला, बद्री से हो गया बद्री दत्त, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर बद्री दत्त जोशी हैं। हर से हो गया हरगोविंद पंत। अब यहाँ पर जो बद्री दत्त हैं ये आपका पंत है, बताऊंगा कैसे आपको ये याद रखना है। और मुकुंदी से बैरिस्टर मुकुंदीलाल हो गया। अब कैसे याद रखना, देखो जो कोट द्वार है, कोट द्वार का अधिवेशन कहाँ पर हुआ आपका, गढ़वाल में। और जो टनकपुर है आपका कहाँ पर, कुमाऊं में। तो इन दोनों में आपको एक ध्यान रखना है कि जोशी और पंत में से, देखो वैसे जोशी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, अल्मोड़ा में, लेकिन गढ़वाल में भी मिलते हैं, बहुत जगह आपको जोशी जाति के लोग मिलेंगे। लेकिन जो पंत लोग हैं वो केवल कहाँ पर मिलेंगे, कुमाऊं में। तो कुमाऊं का जो क्षेत्र है यानी टनकपुर, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पंत जी, जो बद्रीदत्त पांडे, सॉरी पंत नहीं है ये पांडे हैं, बद्रीदत्त पांडे, इनके द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, बिस्नी देवी शाह का जन्म किस जनपद में हुआ। बिस्नी देवी शाह का जन्म हुआ आपका बागेश्वर में। इनके बारे में अगर बात करेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली पहली महिला मिलती है हमें, कौन, बिस्नी देवी शाह। इनके बारे में कुछ और देखें तो एक मिलता है कि 1930 में इन्होंने अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन में झंडा फहराया था। फिर आपका मिलता है 1935 में, 1935 मिलता है मोतीधारा में भी इन्होंने झंडा फहराया था। और मोतीधारा भी आपका कहाँ पर है, अल्मोड़ा में स्थित है। और 1940 में इन्होंने नंदा देवी परिसर, या जो नंदा देवी मंदिर है उसके परिसर में क्या किया था, झंडा फहराया था। इसके बाद देखो हमने क्या देखा कि स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला। लेकिन अगर बात आती है कि स्थानीय आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला, तो ये मिलती है आपकी कौन, दुर्गा देवी ने नैनीताल के थकलोड़ी जो है, वहाँ पर नैनीताल में कोई जगह है थकलोड़ी के सरकारी वनों में इसने आग लगा दी थी, जिस कारण इसको यहाँ पर जेल हुई थी। तो स्वतंत्रता संग्राम में आएगा तो बिस्नी देवी शाह, और स्थानीय आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला आएगी तो दुर्गा देवी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसे मुरादाबाद गांव की जागीर प्रदान की गई थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन, नैन सिंह रावत। चलिए नैन सिंह रावत के बारे में देखते हैं। 1866 में इन्होंने क्या किया था, लासा तक का इन्होंने सर्वेक्षण किया था 1966 में, और इसी उपलब्धि के लिए मुरादाबाद की इनको जागीर दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और एक चीज़ और मिलती है, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर करके इनको एक उपाधि भी दी जाती है, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नैन सिंह रावत के बारे में कुछ और बात करेंगे तो आपने एक रचना पढ़ी होगी, सबने पढ़ी होगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड की, एशिया की पीठ पर। अब आपको रचनाकार भी याद आ गया होगा। एशिया की पीठ पर जो रचना लिखी है वो लिखी शेखर पाठक और उमा भट्ट ने। तो जो एशिया की पीठ पर है ना, ये नैन सिंह रावत की जीवनी आपको यहाँ पर मिलती है। तो इसको इस प्रकार से आप कनेक्ट करके ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट की बात करते हैं, क्योंकि सर्वेक्षण या फिर कुछ यात्रा में इनका भी नाम आता है। 1910 में इन्होंने जो है, एक इनके साथी और थे पीटी अर्थटन के साथ इन्होंने क्या किया था, लैंसडाउन से मास्को तक की पैदल यात्रा। सोचो, लैंसडाउन से मास्को तक की इन्होंने पैदल यात्रा की थी, और इनको भी ब्रिटिश सरकार ने एक उपाधि से नवाजा है, वो उपाधि थी मैकग्रेगर अलंकरण से ब्रिटिश सरकार ने इनको क्या किया था, सम्मानित किया था। बाकी हरगोविंद के बारे में बात करेंगे तो हरगोविंद पंत के बारे में आप लोगों को पता है, इनको कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। और जो साइमन कमीशन का विरोध था, साइमन कमीशन का जो विरोध था, उस विरोध में कुमाऊं क्षेत्र का नेतृत्व किया था किसने, हरगोविंद पंत ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, हंसा मंडाल को किस वर्ष राष्ट्रीय द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनको राष्ट्रीय द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2001 से। अगर बात करें ऑप्शन फर्स्ट की तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 2015 में इनको देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। जो इनकी ज़िंदगी भर की जो इनकी उपलब्धियां उस चीज़ के लिए इनको सम्मानित किया गया है। और देवभूमि जो है खेल पुरस्कार हैं, आपको पता है 2013 से राज्य खेल पुरस्कार योजना शुरू की गई है और 2015 में इनका नाम क्या रखा गया है, देवभूमि के नाम से ये दिए जाते हैं। अगला हमारे पास है 18, पंवार काल में टका और तिमासी थे। जो पंवार काल में टका तिमासी थे ये एक प्रकार की मुद्रा होती थी। जो टका था वो आपका जो है एक इकाई थी सिक्के की, मतलब एक मुद्रा की इकाई थी। और इसी प्रकार जो तिमासी था वो 10 टका बराबर, देखो 10 टका से एक तिमासी बनता था। 10 टका से एक तिमासी, मतलब अगर दोनों में से कंपेयर करें तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, तिमासी हो जाएगा। और ऐसे ही अगर 40 टका मिलते हैं तो 40 टका मिलकर एक गढ़वाली रुपया बनाता था, है ना। अब ये टका और तिमासी की अगर हम बात करेंगे तो इनका जो टकसाल थी वो आपका गढ़वाल के श्रीनगर में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, छूड़ा लामण तथा न्योली किस प्रकार के गीत हैं। तो छूड़ा लामण न्योली ये जो है आपके क्या है, एक प्रकार के प्रेम गीत हैं। ऑप्शन थर्ड प्रेम गीत। अगर प्रेम गाथा की बात करेंगे तो प्रेम गाथा तो पूरी एक कहानी प्रकार की हो जाएगी। प्रेम गाथा में अगर हम बात करेंगे किसकी, जैसे आपका सरु कुमेण मिलता है, सरु कुमेण सबसे फेमस जो प्रेम गाथा ये आपने सुना होगा, इसके बारे में तो लगभग सभी लोगों को पता होगा, कौन सी है, राजुला मालुशाही। राजुला मालुशाही की एक प्रेम गाथा मिलती है। उसके बाद यहाँ पर एक मिलता है कौन सा, जीतू भरना की प्रेम गाथा यहाँ पर आपको एक मिलता है। एक रामी बोरानी जो आपने देखा होगा नाटक वीडियो वगैरह में बहुत सारे लोगों ने, तो वो भी आपका प्रेम गाथा में ही मिलता है। मांगल गीत की बात करेंगे तो मांगल गीत शादी ब्याह मुंडन वगैरह या फिर शुभ अवसरों पर गाए जाते हैं। इनमें से अगर मैं न्योली की बात करूँगा तो स्पेशली न्योली के लिए एक चीज़ आता है कि ये एक अनुभूति प्रदान गीत है। अनुभूति की इसमें क्या है, प्रधानता है न्योली गीत में। क्वेश्चन नंबर 20, डोटी शासक देवपाल को किस चंद शासक ने पराजित किया था। तो इसको जो पराजित किया था वो क्या था, आपका उद्योत चंद ने। आप लोग को पता होगा कि देवपाल उद्योत चंद का समकालीन डोटी नरेश था। डोटी आपके समकालीन नेपाल क्षेत्र को बोला जाता था। तो बार बार जो है इसका आक्रमण यहाँ पर हो रहा था। तो इसने क्या किया, पहले इसको जो है इसकी जो अजमेरगढ़ राजधानी थी, अजमेरगढ़ को जो है विजित किया था। उसके बाद जब ये अजमेरगढ़ हारकर फिर से ये जो वापस आता है उद्योत चंद, लेकिन देवपाल क्या करता है, फिर से आक्रमण करता है। तो फिर से इसको जो है क्या करता है, आक्रमण करता है उद्योत चंद इसके खिलाफ, देवपाल के खिलाफ। और इसकी एक राजधानी, शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल, ये दीप जुराइल करके मिलती है, यहाँ पर इसने क्या किया था, अधिकार किया था। बात करेंगे भारती चंद के समकालीन डोटी नरेश की। तो भारती चंद के समकालीन डोटी नरेश दो नाम मिलते हैं, एक मिलता है जयमल और एक मिलता है यक्षमल। दूसरी हम बात करेंगे डोटी नरेश समकालीन किसकी, सोमचंद की। सोमचंद के समकालीन था जयदेवमल। देखो अगर मैं बात करूंगा, हर शासक के समकालीन आपको कोई ना कोई यहाँ पर मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन मेन चीज़ें देखो, ये क्वांटिटी होती है खाली। अगर क्वालिटी की बात करेंगे तो केवल उन शासकों से पूछा जाएगा जहाँ से कुछ घटनाएं हुई थी। आपको पता है कि सोमचंद संस्थापक था चंद्रवंश का, और जो चंद्रवंश का संस्थापक था या जो प्रारंभिक जो राजा थे, शुरुआती राजा थे, वो क्या थे, डोटी नरेशों को कर दिया करते थे। तो ये जरूरी आ जाता है। दूसरा भारती चंद इसलिए आता है कि भारती चंद, आपको पता है कि भारती चंद ने डोटी अधिपत्य से मुक्ति दिलाई थी। सबसे पहले शोर का विजेता वगैरह सब इसी को कहा जाता है। यहाँ पर इसने क्या किया था, सबसे पहले डोटी पर अभियान किया था। और तीसरा उद्योत चंद के समकालीन जो यहाँ पर कई सारे युद्ध होते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। दूसरी चीज़ उद्योत चंद के समय की एक छोटी सी चीज़ है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहे हैं। यहाँ पर उद्योत चंद के समय एक इसका राजवेद मिलता है, कौन सा, वरदेव जोशी। इसका वरदेव जोशी, इसका ये क्या मिलता है, राजवेद मिलता है, जिसने इसको धाई माता की बीमारी को, अब बस यहीं पर कंफ्यूजन है। आप में से भी बहुत सारे लोग समझते होंगे कि जो धाई माता थी वो उसको बीमारी थी, क्योंकि जो लाइन लिखी गई है ना अजय रावत में, वो भी लिखी ही इस प्रकार से गई है कि उद्योत चंद की धाई माता बीमारी से ग्रस्त थी,
है ना। इस प्रकार से ऐसा कुछ लिखने को मिलता है। तो धाई माता कोई बीमारी नहीं थी, धाई माता या दाई माता वो होती हैं जो प्रसव के दौरान छोटे बच्चे की या प्रसूता की जो है देख रेख करती हैं, उसको धाई माता कहा जाता है। तो जो उद्योचन की धाई माता थी उनका इलाज किया था वरदेव जोशी ने, सफल इलाज, तो इसलिए इनको जो है संकल्प की गई भूमि, यानी फिर इनको दान में कुछ भूमि यहाँ पर मिलती है। 21 है बटखेम मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो बटखेम मंदिर आपका कहाँ पर है, टिहरी जनपद में स्थित है। बटखेम हो गया आपका, सेम मुखेम हो गया। सेम मुखेम केवल एक नहीं बल्कि यहाँ पर सप्तमुखेम करके कुछ मंदिर मिलते हैं, सप्तमुखेम मंदिर भी आपका यहीं पर हो जाएंगे। बाकी टिहरी जनपद की बात करेंगे तो चंद्रबदनी मंदिर हो जाएगा फेमस आपका। दूसरा यहाँ पर आपका सुरकंडा हो जाएगा जो सूरकोट पर्वत पर है। और इसके अलावा आपका हो जाएगा जैसे देवप्रयाग मंदिर, रघुनाथ मंदिर, ये भी आपका टिहरी जनपद में आ जाता है। आपका बगलामुखी शक्तिपीठ आता है, एक बगलामुखी हो गया। बहुत सारी बुकों में इसको बागेश्वर दिया है, मुझे नहीं पता है क्यों दिया है, लेकिन अगर बात करूं मैं बगलामुखी की तो बगलामुखी आपका टिहरी जनपद के घनसाली या चमियाला आपने अगर सुना होगा तो उस क्षेत्र में आपको बगलामुखी मंदिर यहाँ पर मिलता है। एक मिलता है हटकोणी सिद्धपीठ, हटकोणी सिद्धपीठ, ये भी आपका कहाँ पर है, टिहरी जनपद में स्थित है। इसके अलावा एक मिलता है ज्वालामुखी सिद्धपीठ, ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी भी आपका यहीं पर स्थित है टिहरी जनपद में। क्वेश्चन नंबर अगला है 22। फौजदार रमापति खंडूड़ी किस पंवार शासक के काल में था। तो जो रमापति खंडूड़ी था वो था प्रद्युम्न शाह के काल में। आपने रमापति और धरणी यानी रमा धरणी के बारे में सुना होगा अगर पढ़ा है तो ये दोनों किसके दरबार में थे, प्रद्युम्न शाह के। प्रद्युम्न शाह की अगर हम बात करेंगे तो इसको उत्तराखंड क्षेत्र का अंतिम शासक यानी उत्तराखंड के संयुक्त गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र का अंतिम शासक माना जाता है। आपको पता है कि इसने क्या किया था, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगहों पर इसने शासन किया था, दोनों जगह के संयुक्त क्षेत्र पर। प्रद्युम्न शाह के बारे में अगर बात करें तो प्रमुख घटनाएं मिलती हैं 1791 का प्रथम गोरखा आक्रमण, 1792 में लंगूरगढ़ की संधि मिलती है। लंगूरगढ़ आपका श्रीनगर में गोरखों के साथ एक संधि हुई थी जिसमें संधि के तहत ये हुआ था कि आप गढ़वाल पर अब आक्रमण नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पर 1795 में या फिर हम बोलें कि विक्रमी संवत 1851-52 में एक यहाँ पर वो आता है क्या, एक अकाल पड़ता है, उसको जो है 51-52 के नाम से यहाँ पर दर्शाया गया है, 51-52 के नाम से ये मिलता है। तो उसके बाद और दूसरा 1803 का जो भूकंप है इससे जो है गढ़वाल को भारी क्षति हुई थी और इन दोनों चीज़ का फ़ायदा उठाकर 1803 में गोरखा गढ़वाल पर दूसरा आक्रमण करते हैं। देखो यहाँ पर फिर से कंफ्यूज हो सकते हो कि 1803 में हुआ था या 4 में, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं कि 14 मई 1804 को जो है प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन 1803 को आक्रमण होता। वीरगति को जरूर प्राप्त हुए लेकिन आक्रमण आएगा दूसरा तो 1803 में। यहाँ पर भी 3 युद्ध होते हैं। पहला होता है आपका बाड़ाहाट का युद्ध। बाड़ाहाट आपको पता है उत्तरकाशी का नाम है, यहाँ पर पराजित हो जाते हैं प्रद्युम्न शाह। उसके बाद दूसरा युद्ध होता है चमुआ का युद्ध। चमुआ जो है चंबा जो क्षेत्र है टिहरी का उसका प्राचीन नाम था। चमुआ से भी हार कर अक्टूबर 1803 में ये देहरादून की ओर आते हैं और अंत में ये जाते हैं सहारनपुर का जो वर्तमान सहारनपुर का क्षेत्र है, वहाँ पर एक रियासत थी लंढोरा रियासत। लंढोरा रियासत में शासक थे कौन, रामदयाल, ये गुज्जर शासक रामदयाल। इनके पास अपनी चल संपत्ति बेचकर एक सेना को संगठित करके फिर से आते हैं और तीसरा युद्ध होता है आपका कहाँ पर, खुड़बुड़ा, देहरादून के खुड़बुड़ा क्षेत्र में। और यहाँ पर क्या है, ये 14 मई 1804 को वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और इसी के साथ क्या होता है, यहाँ पर गोरखा आक्रमण क्या हो जाता है, गोरखा शासन क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। बात करेंगे 23 की, गोरखा काल में न्याय का निर्णय न हो पाने पर न्याय हेतु किस विधि को अपनाया जाता था। तो ये अपनाया जाता था आपके पास सभी को, क्योंकि दीप या दिव्य प्रथा आती है। होता क्या था कि गोरखा काल में क्या था, गोरखा शासकों का केवल एक काम होता था कि जनता के अंदर एक डर पैदा करना। वो किस प्रकार से होगा, उसके लिए इन्होंने क्या किया कि जहाँ पर कोई न्याय न हो पाता था, न्याय के लिए निर्णय नहीं हो पाता था या कोई कठिन परिस्थिति, कठिन केस आ जाता था, तो वहाँ पर क्या था, जो पीड़ित व्यक्ति आता था उनको इन चीज़ों से गुजरना पड़ता था। इसके साथ साथ एक तीर दीप आता है, एक काला दीप आता है,
एक आता है घात द्वीप। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊं तो गोला द्वीप में गर्म लोहे की छड़ को पकड़ाया जाता था, तराजू द्वीप में आदमी को तोला जाता था और अगले शाम को फिर तोला जाता था। अगर इसका कम ज़्यादा इसका वजन हुआ तो उसको दोषी मान लिया जाता था। गोला द्वीप में किसी का हाथ जलता था तो वो दोषी हो जाता था। कढ़ाई द्वीप में गरम कढ़ाई पे गरम तेल में हाथ डालना होता था, अगर हाथ जला तो दोषी। देखो यार, किसका हाथ नहीं जलेगा इन चीज़ों में। तीर द्वीप में भी ऐसा ही होता था, तीर फेंका जाता था और जब तक वो तीर एक व्यक्ति वापस लाता, क्योंकि दो पक्ष होंगे हर उसमें, कोई वाद जाएगा तो दो पक्ष होंगे। होगा क्या कि तीर फेंक दिया, तीर तो बहुत दूर तक जाएगा, एक व्यक्ति को तीर लेने भेजा जाता था, दूसरे को पानी में डुबोया जाता था। जब तक वो तीर वापस लाता था, अगर ये डुबोया व्यक्ति जिंदा है तो इसका मतलब ये निर्दोष है, और ये डुबोया हुआ मर गया बेचारा, तब तक तो मर ही जाता था, है ना। काला द्वीप था, उसको जहर दिया जाता था। और घात द्वीप था कि विवादित वस्तु के लिए था। विवादित वस्तु को जो है किसी मंदिर में रखा जाता था और जो व्यक्ति इसको घर ले जाता था, अगर उसके परिवार में 6 महीने के अंदर किसी की डेथ हो जाती थी तो इसका मतलब उसकी वो वस्तु नहीं थी, उस पर एक घात लग जाती थी। अगर आप गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र से हो तो आप इस चीज़ से परिचित होंगे। एक बोकाटी हरिया आता था, बोकाटी हरिया। तो बोकाटी हरिया बच्चों के लिए होता था। इसमें बच्चों को जो है नदी में फेंक दिया जाता था, जो तैरकर वापस आ गया वो जो है क्या है, वो निर्दोष है, जो मर गया बह गया वो दोषी था, उसको बहने दो। इस प्रकार से डर पैदा किया जाता था। इसीलिए इस अत्याचार शासन को गोरख्याणी के नाम से जाना जाता है गढ़वाल पर। इसके अलावा यहाँ पर गोरखा काल में अगर हम बात करेंगे तो गोरखा काल में शपथ हेतु, आपको पता होगा ना, जैसे भारत में क्या होता है, न्यायालयों में शपथ किसकी ली जाती है, गीता की ली जाती है। लेकिन यहाँ पर हरिवंश एक पुस्तक थी, और मैं बोलूँ हरिवंश कौन था, तो हरिवंश महाभारत का एक अंश था, उसकी शपथ यहाँ पर दी जाती थी गोरखा काल में। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस वर्ष रवाई क्षेत्र को टिहरी रियासत में शामिल किया गया। तो रवाई को टिहरी रियासत में मिलाने की अगर मैं बात करूं तो ये मिलाया गया था आपका कब, 1824 में। शासक की बात करूं तो आपको पता है सुदर्शन शाह थे, प्रथम नरेश आते हैं टिहरी नरेश, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह की मैं अगर बात करूं तो इनके द्वारा 28 दिसंबर 1815 में इसको जो है टिहरी को बसाया गया था। 1824 में रवाई क्षेत्र को जोड़ा गया था। 1824 से देखो कनेक्ट करके सन याद होते हैं, और आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि कुमाऊं में 1824 को क्या हुआ था, सरकारी खजाने पर डबल लॉक की व्यवस्था लागू हुई थी, है ना। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25, शाक्त मत की गाथा नामक पुस्तक के लेखक, ये है आपका सी प्रसाद डबराल। चलिए एसपी डबराल की कुछ पुस्तकें देख लेते हैं। एक आपको यहाँ पर मिलता है उत्तराखंड के भोटांतिक, उत्तराखंड के भोटांतिक, यार उत्तराखंड के भोटांतिक जो है भोटिया जनजाति को बोला गया है, कभी कभार इसको उत्तराखंड के भोटांतिक ना आकर उत्तराखंड के पशुचारक आ जाता है। एक आता है आपका अलकनंदा उपत्यका, दूसरा आता है उत्तराखंड के मुद्रा एवं लेख। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको आप नोट कर सकते हो। उत्तराखंड के मुद्रा एवं लेख, ये भी सी प्रसाद डबराल का है। इसी के साथ साथ एक आता है कत्यूरी साम्राज्य के बारे में आता है, कत्यूरी साम्राज्य का उत्थान और पतन के नाम से भी एक आता है। एक देखो टिहरी का इतिहास, टिहरी का इतिहास भी इनकी रचना है। ध्यान रखना अगर टिहरी की कहानियाँ आएंगी तो ये विद्यासागर नोटियाल इनका नाम। हाँ, अगर टिहरी की कहानी आएंगी तो विद्यासागर नोटियाल हो जाएगा, टिहरी का इतिहास आएगा तो कौन हो जाएगा, सी प्रसाद डबराल। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर मिलता है 26, पीसी जोशी किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। तो इसका आंसर सीधे 1936, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें देखने के लिए। फिलहाल आगे चलते हैं 27, टिहरी रियासत में शोषक नीतियों के खिलाफ हुए स्वतः स्फूर्त स्थानीय संघर्षों को किस नाम से जाना जाता था। अब आपने यहाँ पे ढंढक का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा कि ढंढक आंदोलन कहाँ होते थे, टिहरी रियासत में होते थे। तो ये जो जनता के आंदोलन थे, जो टिहरी रियासत की जो नीतियाँ थी उनके खिलाफ होते थे, और स्वतः स्फूर्त यानी स्वतः ही ये किसी क्षेत्र से उत्पन्न हो जाते थे। इसके बारे में नॉर्मली एक 1882 का एक बासर ढंढक मिलता है। बासर पट्टी है आपका टिहरी रियासत में, वर्तमान में भी टिहरी जनपद में भी। वर्तमान की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ
क्योंकि जो टिहरी रियासत था उसके अंतर्गत आपको पता है कि रुद्रप्रयाग का कुछ क्षेत्र था और उत्तरकाशी का पूरा क्षेत्र था। लेकिन वर्तमान में बासर पट्टी जो है वो आपका टिहरी में है। यहाँ पर बासर ढंढक हुआ था और बासर ढंढक का जो नेतृत्व किया था वो किया था किसने? लछमू कठेत ने। लछमू कठेत ने इसका नेतृत्व किया था बासर ढंढक का। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं हमारे पास ऑप्शन में। देखो ये डोंगड़ तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ एक आता है होंगड़, गोटेर, मोरे, ढलइया। बहुत सारे लोगों को तो पता भी चल गया होगा क्या है ये चीज़ें। ये जो सभी चीज़ें हैं ये बोक्सा जनजाति के जनजातीय त्यौहार आपको मिलते हैं। होंगड़, गोटेर, मोरे, ढलिया। चैती नौबी भी मिलता है, बिल्कुल चैती का मेला लगता है, वो भी बोक्सा जनजाति से संबंधित है। एक नौबी मिलता है इनका, ये भी इन्हीं का त्यौहार है। ऑप्शन 4 की मैं बात करूँगा सोंगड़। तो देखो जो उत्तरकाशी जो सीमांत क्षेत्र के लोग थे उनको 6ठी शताब्दी के आसपास जो है एक तो बुढ़ेरा बोला जाता था, बुढ़ेरा, और उसके बाद बुढ़ेरा या कहीं कहीं पर इनको सोंगड़ के नाम से भी जाना जाता था। सोंगड़ और बुढ़ेरा थे उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्र के लोग। इसको भी आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे। बात करेंगे 28 की, किसके द्वारा कुलिंद जनपद को कुलिंदराइन कहा गया है? तो ये कहा गया किसके द्वारा? टोलमी के द्वारा। टोलमी के द्वारा ही उत्तराखंड और तिब्बत के बीच का जो सीमांत क्षेत्र है उसको टंकणपुर कहा गया है। टंकणपुर। देखो टंकणपुर क्यों कहा गया है? टंकण बना है संस्कृत के टंकण शब्द से, जो टंकणपुर है ना, टंकण शब्द से बना है, और इसके निवास, इस क्षेत्र को टंकणपुर और इसके निवासियों को टोलमी के द्वारा क्या कहा गया? तंगणोई। अब देखो तंगणोई बोलूं या तंगण बोलूं, देखो फर्क कुछ भी नहीं है। तंगण टंकण एक ही चीज़ है, ठीक है। तो तंगण इनको इसलिए बोला जाता है इस जनजाति को कि जो सीमांत क्षेत्र था वहाँ पर सुहागा मिलता था, सुहागे की खाने हुआ करती थी, और सुहागे को संस्कृत में टंकण बोला जाता था। इनके व्यापार करने वाले लोगों को तंगणोई या तंगण कहा जाने लगा। तंगण आपने जाति के बारे में सुना होगा। कुलिंद जनपद के बारे में बात करूंगा या कुलिंदराइन के बारे में बात करूंगा, तो कुलिंद जनपद हम कुनिंद के बारे में पढ़ते हैं, तो बस वही जनपद है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वो कुलिंद या कुनिंद एक ही चीज़ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्य में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये आपका की जाएगी रानी पोखरी। रानी पोखरी आपको पता है कहाँ पर है? जिनको नहीं पता है, रानी पोखरी देहरादून में। ये सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी है, जो सेंटर की जो योजना है एक प्रस्तावित है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर स्थापित करने की क्या है योजना प्रस्तावित है। अब देखो लॉ के बारे में, अगर न्यायिक के बारे में बात करूँगा तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं और बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। न्यायिक एवं विधिक अकादमी। एक क्वेश्चन हमारे पास आता है न्यायिक एवं विधिक अकादमी। दूसरा हमारे पास आता है विधि कॉलेज। अब मैंने दोनों लिख ली तो शायद आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये कंफर्म हो गया होगा कि दोनों कहाँ कहाँ पर हैं। लेकिन अगर कभी एक चीज़ को देखो ना, विधि कॉलेज, तो विधि कॉलेज हम सीधे सीधे क्या कर देते हैं, इसका भवाली कर देते हैं, जबकि विधि कॉलेज आपका गोपेश्वर में है। और न्यायिक एवं विधिक अकादमी आएगा तब ही ये आपका कहाँ पर, भवाली में। और भवाली आपका कहाँ पर है, नैनीताल में। तो इस तरीके से जो आप इसको ध्यान रख सकते हो, अलग अलग हैं दोनों चीज़ें, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। 29 है, किसने जीवी पंत के लिए कहा था कि हिमालय की धूल में पैदा होने वाला वह व्यक्ति हिमालय जैसा महान था? ये कहा था आपका किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों कहा था, इसके पीछे भी एक जो है फैक्ट है या एक रीज़न है। आपको पता है कि 1927 में साइमन कमीशन बना था, 1928 में ये भारत आता है, इसका विरोध होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाने लगा और इसका यहाँ पर क्या होने लगा, विरोध होने लगा। लेकिन एक छोटी सी चीज़ है, जवाहरलाल नेहरू को जब यहाँ पर इसके विरोध में ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा था, इसका विद्रोह जो दबाया जा रहा था, भारतीयों का विद्रोह, तो वहाँ पर जीबी पंत के द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी की रक्षा की जाती है। इनको बहुत सारी चोटें आती हैं, किसको, जीबी पंत को, और इसी रक्षा करने के कारण जो है इनको ये कहा जाता है। और आपने एक चीज़ और सुना होगा कि इनको हिमालय पुत्र की संज्ञा किसने दी, जीबी पंत को। तो जीबी पंत को हिमालय पुत्र की संज्ञा भी दी किसने, जवाहरलाल नेहरू ने।
तो ये थे आज आपके पास 30 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ चीज़ें मिली होंगी, कुछ नई चीज़ें या फिर कुछ पुरानी चीज़ें होंगी, तो उनका आपको यहाँ पर रिवीजन आपके पास हुआ होगा और आने वाले एग्ज़ाम में जो है आपको हेल्पफुल होंगी। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही है। मिलेंगे नेक्स्ट संडे को, तो धन्यवाद।